वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की मिस्ट्री थ्रिलर द वुमन इन केविन 10 की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिन को, जो कि बहुत ही ईमानदार और बेबाक जर्नलिस्ट है। हाल ही में उसका बॉयफ्रेंड बेन के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिससे वो काफी गुस्से में है और इसकी वजह से लिन की बॉस दोस्तों उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कह देती है। पर लिन को समझ नहीं आता आखिर छुट्टी पे मैं अकेली जाऊंगी कहाँ, बॉयफ्रेंड से तो ब्रेकअप हो चुका है और फैमिली में कोई बचा नहीं। पर उसी दिन किस्मत से उसको आता है एक एक्सक्लूसिव इन्विटेशन, वो भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रॉबर्ट की तरफ से। तो लिन अपनी बॉस को बताती है, मैं सोच रही हूँ रॉबर्ट की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूं, शायद इंसानियत पर फिर से मुझे भरोसा हो जाए। दरअसल दोस्तों बात यह है कि रॉबर्ट की वाइफ मिस अन शिपिंग कंपनी की मालकिन है। उन्हें 4th स्टेज ल्यूकेमिया हो गया है, जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो अब थोड़ा दान धर्म में इन्वॉल्व होना चाहती है। वो लोग एक न्यू फाउंडेशन की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो भी बोर्ड मेंबर्स को अपनी याद से नॉर्वे ले जाकर, और वो लोग चाहते हैं कि मैं उस इवेंट के बारे में लिखूं। यानी कि दोस्तों वो लिन के लिए कह रही है। इसके बाद हम अगले सीन में लिन को देखते हैं, जिसे एक पोर्ट से बाकी कुछ गेस्ट के साथ अरोरा बोरियल्स नाम के याच पे लेके जाया जाता है, जहां सबसे पहले तो लिन को क्रू मेंबर कहती है, माफ कीजिएगा पर आपको अपने शूज यहीं पे उतारने पड़ेंगे, हम आपको आपके साइज के जूते दे देंगे। इसके बाद तो बाकी गेस्ट्स को बड़ी हैरानी होती है कि मिस्टर रॉबर्ट ने ये किस नमूने को बुला लिया, जिसे याच एटिकेट्स ही नहीं पता, और याच पे जीन्स पहन के कौन आता है। बेइज्जती हो जाती है उसकी वहाँ पे। इसके बाद लिन को बताया जाता है, आपका केबिन नंबर 8 है और डॉक्टर मेहता आपका केबिन नंबर 2 है। इस पे लिन पूछती डॉक्टर से कि आप ही मिस अन के डॉक्टर है ना। वो बताते हैं कि वैसे तो मैं रॉबर्ट का बहुत ही पुराना दोस्त हूँ, मगर अन की बीमारी के बाद तो जैसे फैमिली डॉक्टर ही बन गया उनका। इसके बाद डॉक्टर दूसरे गेस्ट से मिलने चले जाते हैं, जिन्हें वो पहले से जानते थे। तभी दोस्तों याच के ऊपर वाले फ्लोर से मिस अन लिन को हाई करती है, और इसके बाद लिन की नजर पड़ जाती है अपने एक्स बैन से, जो कि एक फोटोग्राफर है, और उसे भी यहाँ इनवाइट किया गया है वैसे तो। हालांकि बैन को पहले पता चल गया था कि लिन को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए उसने काफी बार लिन को कॉल भी किया था, मगर लिन ने तो एक भी बार उसका फोन नहीं उठाया। अब यहाँ बैन तो बात करने के मूड में था, मगर लिन बिल्कुल नहीं होती। फिर सारे मेहमानों को अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, और बताया जाता है कि मिस्टर रॉबर्ट कुछ देर के बाद आप सभी से मिलने आएंगे। इसके बाद लिन कुछ और मेहमानों से मिलती है, जैसे एडम, टोमो और हीथर, जो कि बाकी गेस्ट्स की तरह ही बिलियनेयर थे दोस्तों। तो इसके बाद जब लिन अपने रूम के बालकनी में जाकर समंदर देख रही होती है, तो बगल वाले केबिन से उसके केबिन की बालकनी में कुछ सिगरेट्स उड़कर आ जाते हैं, जिन्हें लिन उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। कुछ देर के बाद लिन बाकी मेहमानों के साथ हॉल में मौजूद होती है, जहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट आ जाते हैं और अपने सारे दोस्त, दुश्मन और बोर्ड मेंबर्स का शुक्र अदा करते हैं इस याच पर अपना कीमती समय देने के लिए। नॉर्वे पहुंचने के लिए 3 दिन लगने वाले हैं, और सारे मेहमान क्योंकि बिलियनर हैं, तो सबने मोटा पैसा डोनेट किया होता है अन के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत में। दरअसल अन जब बीमार पड़ी थी ना, तब उसे और उसके पति को दूसरे मरीज का दर्द समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। ओके, अब दोस्तों अन की बीमारी तो लाइलाज थी, मगर कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिन्हें सही इलाज मिलने से वो ठीक हो जाते हैं, मगर क्या होता है ना, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो अन की ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन मजबूर मरीजों की मदद करेगी। तो रॉबर्ट अपने सारे मेहमानों को बता देता है कि देखो, इतने लंबे सफर के बाद अन थोड़ा थक गई है, इसलिए वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। आप लोग एक काम कीजिए, खा पीकर अपना रेस्ट कीजिए, कल हम अन के साथ मिलकर जबरदस्त पार्टी करेंगे। तभी दोस्तों एक स्पीड बोट से अचानक डैनी टाइलर, एक फेमस और बदनाम सिंगर, आ जाता है। दरअसल भले डैनी स्कैंडल्स में फंसता रहता है, मगर उसका इन लोगों के साथ काफी पहले से उठना बैठना था। 3 दिन का सफर बिना किसी मजेदार पर्सनैलिटी के काफी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए उसको भी इनवाइट किया गया था, ताकि एंटरटेनमेंट हो जाए। वो लिन को देखते ही पूछता है, ये कौन है? तो रॉबर्ट बताता है, ये लिन एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, ये हमारे फाउंडेशन के बारे में लिखेगी। डैनी कहता कि बाप रे, तो बस इससे बच के रहना पड़ेगा मुझे। दोस्तों अब रात के डिनर के लिए एकदम मस्त सी जगमगाती हुई ड्रेस पहनकर लिन जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकलती जाने के लिए, तो उसे बैन ग्रेस नाम की लड़की के साथ आता हुआ दिख जाता है। दरअसल ये बैन है ना, बहुत वैसे किस्म का आशिक है, ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद ही तुरंत मूव ऑन कर देता है। मगर लिन के साथ वैसा नहीं था, वो जितना हो सके बैन से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, इसलिए वो पास वाले केबिन नंबर 10 में घुस जाती है बैन की नजरों से बचने के लिए। लेकिन उस रूम में एक हुडी वाली लड़की है, जो कि लिन से बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, और जब लिन कहती है सॉरी वो मैं गलती से यहाँ पे आ गई, तो हुडी गर्ल कहती कोई नहीं, और वॉशरूम में घुस जाती है। जिसके कुछ देर के बाद दोस्तों लिन डिनर टेबल पर जाती है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये अपनी शादी में आई है क्या। मगर दोस्तों मुंह पे वो लिन की बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम बड़ी स्टनिंग लग रही हो, बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही हो। इसके बाद ये लोग बातचीत करते हुए अपना खाना एंजॉय करते हैं रात। तो डिनर के बाद मिस अन की सिक्योरिटी हेड सिग्रिड लिन से कहती है कि मिस अन आपसे मिलना चाहती है। फिर वो लिन को लाइब्रेरी में अन का वेट करने को कहकर चली जाती है। कुछ देर के बाद दोस्तों वहाँ पे अन आती है और बताती है, याच में लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, ये मतलब ये जगह पूरी मेरी डिजाइन है। फिर लिन उससे हैंडशेक करती है और अन कहती है, मैंने ही तुम्हें खास इनवाइट किया है क्योंकि मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ। तुम एक बेबाक और
निडर जर्नलिस्ट हो। बस इतना कहती है अन को तेज खांसी आ जाती है। तो लिन भी कहती है रुकिए जरा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पर अन कहती है मैंने दवाइयाँ लेने छोड़ दी है। जितना इस बीमारी ने मुझे नहीं तोड़ा उतना तो इस इलाज ने मुझे तोड़ दिया है, इसलिए मैंने दवाई लेना बंद कर दिया ताकि मरूं भी तो सुकून से मरूं। छोड़ो वो सब, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना स्पीच दिखाना चाहती हूँ जो मैं फाउंडेशन के इनॉग्रेशन वाले दिन देने वाली हूँ। स्पीच पढ़कर तो लिन हैरान हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसमें अन ने लिख रखा था कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी फाउंडेशन के नाम कर रही हूँ, जबकि लिन को तो लगा था कि अन अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा डोनेट करेगी, जबकि ये तो पूरा कर रही है। लिन कहती है मिस अन, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो अन कहती है समाज ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं तो बस वही लौटा रही हूँ। दुनिया में खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जाऊंगी। इस पे मैं कुछ और चर्चा करना चाहूंगी मगर कल, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ। फिर दोस्तों रात की बात है, लिन सोई होती है और उसकी आंख खुलती है किसी झमेले करने की आवाज से। कुछ ही देर में किसी के पानी में गिरने की आवाज आती है और लिन जब बालकनी में जाती है तो उसे एक फीमेल डूबती हुई दिखती है, मगर वो कौन थी ये लिन को अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आता। तो लिन तुरंत ही पहले हल्का फुल्का हंगामा शुरू कर देती है कि कोई समुद्र में गिर गया है। आधी रात को सारे मेहमान जाग जाते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर अपने सारे जो भी मेहमान थे उन सभी को चेक करते हैं। इसके बाद वो सभी को बताते हैं कि जरूर मिस लिन को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारे सारे मेहमान और क्रू मेंबर्स सही सलामत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे लिन कहती है कि केबिन नंबर 10 की हुडी वाली लड़की मिसिंग है। पर सामने से ये सुनने को मिलता है कि केबिन नंबर 10 में कोई गेस्ट नहीं था। और तब लिन सबको बताती है कि पर मैंने अपनी आंखों से वहां पे एक हुडी वाली लड़की को देखा था। जब मैं गलती से केबिन नंबर 10 में घुस गई थी तब उससे मैंने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी थी और उसने कहा था कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों लिन की बातों पर कोई भरोसा करता ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी उस हुडी वाली लड़की को देखा ही नहीं। और तब लिन कहती है कि बालकनी के कांच पे खून लगा था और जब वो चेक करने जाती है तो खून का नामो निशान बिल्कुल गायब। लिन कहती है कि मेरे पास सबूत है कि यहाँ पे कोई तो रह रही थी। उसने सिगरेट पी और सिगरेट के टुकड़े फेंके थे जो गलती से मेरी बालकनी में आ गिरे थे। उसे उठाकर मैंने अपने डस्टबिन में डाल दिया था। पर जब वो लोगों के सामने अपना डस्टबिन चेक करती है तो डस्टबिन पूरी तरह से खाली होता है। याच क्रू कहता है कि हम 2 टाइम केबिन की क्लीनिंग करते हैं, इसलिए अगर आपके डस्टबिन में कुछ होगा भी तो वो चला गया होगा वेस्ट में। अब दोस्तों याच के कैप्टन कॉल करके कोस्ट गार्ड को आने से मना कर देते हैं, क्योंकि सारे जो मेहमान थे क्रू मेंबर्स थे सही सलामत थे सबके सब। इसका मतलब यही था कि जरूर लिन को कोई गलतफहमी हुई है नींद में। पर लिन कहाँ यार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। पर उससे बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी जाकर मस्त अपना सो जाते हैं अपने अपने केबिन में। रॉबर्ट के कहने पे केबिन नंबर 10 को लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई और बतंगड़ ना बने बात का। लेकिन दोस्तों लिन को तो चैन था ही नहीं। वो किसी तरह सुबह होने का इंतजार करती है और फिर रूम सर्विस वाली को बुलाकर कहती है कल से मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं है। तो उसको जवाब मिलता है कि माफ कीजिएगा हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पर आप चाहें तो लाइब्रेरी से मैं आपके लिए बुक ला सकती हूँ ताकि आप अपना टाइम पास कर लें उन्हें पढ़कर। लेकिन लिन मना कर देती है, क्योंकि उसको तो अपने ऑफिस वालों से कांटेक्ट करना था, ना कि टाइम पास। जिसके बाद लिन जाती है अन के पास और कहती है कि माफ कीजिएगा कल रात मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई थी, आप चाहें तो हम आगे की बातें कर सकते हैं। पर अब अन कहती नहीं, कल तो मैं सो गई थी आराम से, पर आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, दवाइयों की वजह से मुझे कमजोरी फील हो रही है। इसके बाद लिन अन को अकेला छोड़ देती है आराम करने के लिए और जाती है बैन के पास। वो कहती है सब मुझे पागल समझ रहे होंगे, पर मैं 100% श्योर हूँ कि कल रात कोई फीमेल डूबी है और अब वो हुडी गर्ल मिसिंग है। इसका मतलब है कि जरूर कल रात वही डूबी है। अचानक लिन के दिमाग में दोस्तों एक बात आती है कि तुम्हें तो यहाँ की फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाया गया था ना, तुमने तो हर मोमेंट पे फोटो क्लिक की होगी, जरा मुझे अपना लैपटॉप चेक करने को दो ना, हो सकता है उसमें वो हुडी गर्ल मिल जाए। वो एक के बाद एक फोटो चेक करती है तो उसमें हुडी गर्ल की फोटो दिख भी जाती है और वो फौरन लैपटॉप लेकर जाती है बाकी और लोगों के पास और कहती है कि देखिए यही वो लड़की है जो मिसिंग है। और बैन कहता है ये फोटो तो 1.5 महीने पहले की है और वो भी एडम की पार्टी में, ये बैकग्राउंड में आ गई थी, पता नहीं ये कौन है। तो फिर लिन एडम से उस लड़की के बारे में पूछती है तो एडम भी ये कहकर पल्ला झाड़ देता है कि हमारी पार्टीज में तो कई सुंदर लड़कियां आती हैं, अब मैं सबको थोड़ी पहचानूंगा ना, कल रात में किसके साथ सोया था मुझे तो ये भी याद नहीं है, तो 1.5 महीने पहले की बात क्या ही याद होगी। तभी डॉक्टर मेहता बोल पड़ते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये बात यकीन कर पाना मुश्किल है, तुम्हें वहम हुआ है, मगर ये बात सच है कि 2 महीने पहले तुमने अपनी आंखों के सामने एक खून होते हुए देखा था। और ऐसी शॉकिंग चीज देखने के बाद लोगों को अक्सर भ्रम हो जाता है। तो फिर क्या होना था दोस्तों, लिन की बोलती बंद हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर बैन ने ही इनको मेरे बारे में बताया होगा, क्योंकि दोस्तों बैन को लिन के बारे में सब पता था और लोगों को थोड़ी पता होगा कि इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। और वो बैन पे बिगड़ जाती है कि ये सब तुमने इन लोगों को बताया ना, क्यों? बैन कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना सही समझा, और क्या। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट कहता है कि देखो लिन ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं सिगरेट से कहकर उस लड़की के बारे में पता लगवा सकता हूँ, मगर इस ट्रिप के खत्म हो जाने के बाद प्लीज। वैसे भी ये सफर मेरे और अन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग तुम्हारी वजह से वैसे डिस्टर्ब हैं और मैं चाहूंगा कि जब तक ये ट्रिप कंप्लीट ना हो जाए तुम प्लीज शांति बनाए रखो। इसके बाद रॉबर्ट सिगरेट से कहता है कि देखो मिस लिन के लिए स्पा बुक करो याच पे, ताकि वो थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाए। पर स्पा के दौरान भी लिन को कल रात के इंसिडेंट फ्लैशबैक्स आते हैं
और जब वो शावर लेने के लिए जाती है ना, तो उस वॉशरूम में स्टॉप लिखा हुआ था, जिसे हड़बड़ाकर लिन बाहर निकालती है और बाहर उसे एडम मिल जाता है, जिससे दोस्तों लिन का सारा शक चला जाता है एडम पे और वो उसे कन्फ्रंट भी करती है, मगर वो तो कहता है अरे मैं तो अभी ही स्पा लेने के लिए आया हूँ। और तब लिन जाती है क्रू मेंबर के पास और स्पा के सीसीटीवी फुटेजेस देखना चाहती है, पर उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे सीसीटीवी ऑफ है ताकि सारे गेस्ट्स बेफिक्र होकर एंजॉय कर सके। इस तरह के लग्जरी याच में ये आम बात होती है। इसके बाद वो निराश होकर अपने केबिन के वॉशरूम में जाकर शावर लेती है और उस वक्त दोस्तों उसके जो बाल थे वो झड़ रहे होते हैं। तो उसको ध्यान में आता है कि पक्का केबिन नंबर 10 में जरूर हुडी गर्ल के बाल भी झड़े होंगे नहाते वक्त, मगर अभी तो फिलहाल के लिए केबिन नंबर 10 लॉक्ड है दोस्तों। इसीलिए बड़ी ही मुश्किल से बालकनी से होते हुए लिन चली जाती है केबिन नंबर 10 में और वहाँ के वॉशरूम में चेक करती है और उसमें क्या भूरे बाल दिख जाते हैं जो कि हुडी गर्ल के ही थे। उसे लेकर वो वापस अपने केबिन में आ जाती है और उस बाल को छिपा देती है। अब इस बारे में जब वो बैन को बताती है तो बैन उसको समझाता है कि देखो कोई पानी में गिरी है या नहीं, इन सब में तुम्हें क्यों घुसना, क्या मतलब है बताओ, क्योंकि ये सारे पैसे वाले लोग हैं, इनसे पंगा लेना सही नहीं होगा। हम वैसे भी दुनिया से दूर जा रहे हैं, अब नॉर्वे पहुंचने में बस 1 दिन बाकी है, वापस लौटने में भी 3 दिन लगेंगे, इसी बीच हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। जिसके बाद लिन धूप लेने के लिए चले जाती है जहाँ उसको ग्रेस मिलती है जो कि एक सुपर मॉडल थी दोस्तों, और वो थॉमस नाम के एक बिलियनर को डेट भी कर रही है। पर जब लिन उससे बातें करती है ना तो पता चलता है कि ग्रेस तो बस दिखावे के लिए थॉमस को डेट कर रही है। एक्चुअली वो थॉमस तो गे है, पर वो दुनिया के सामने अपनी हकीकत एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। लंच के दौरान लिन थॉमस के बगल में बैठी होती है तो उससे बातें करने लगती है कि तुम अन और रॉबर्ट को कैसे जानते हो। तो वो कहता है कैसे जानते हो, क्या मतलब, जाहिर सी बात है मैं अमीर हूँ और मेरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जिसमें मैंने रॉबर्ट के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया था, उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। इसके बाद रॉबर्ट अपने सारे गेस्ट्स को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता है यहाँ आने के लिए और उसकी वाइफ के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए। तो अन भी इमोशनल हो जाती थोड़ी सी दोस्तों। इसके बाद डैनी एक बेहतरीन सा म्यूजिक परफॉर्म करता है। डैनी कहता है अन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, सच बता रहा हूँ। तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम इस याच पे थे तो तुम्हारे कहने पे मैंने कौन सा गाना गाया था, याद है? अन कहती है मुझे थकान फील हो रही है, मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। मतलब वो जवाब नहीं देती दोस्तों। जिसके बाद सिग्रिड और डॉक्टर मेहता मिलकर अन को उसके रूम में लेके जाते हैं। वहीं पे बाकी सारे जो भी मेहमान थे डैनी का गाना एंजॉय करते हैं अपने अपने स्टाइल में। अगले दिन कई सारे गेस्ट्स स्पीड बोट में बैठकर शार्क देखने जाते हैं, मगर लिन नहीं जाती और वो इस मौके का फायदा उठाकर जाती है याच क्रू के पास और उन्हें उस हुडी गर्ल की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आप में से किसी ने इनको देखा है। पता नहीं दोस्तों, सभी इंकार कर देते हैं। पर फिर जब अन अपने रूम में आती है तो उसको एक आदमी के शर्ट के बटन गिरे हुए दिखते हैं, यानी कोई तो था जो कि लिन की गैर मौजूदगी में उसके केबिन में आया था। इसीलिए उसने हुडी गर्ल के जो बाल छिपाए थे ना वो अपने कोट के पॉकेट में डालकर बैन से बात करने के लिए जाती है, मगर वो दूर से ही देख लेती है कि बैन एक फीमेल गेस्ट के साथ फ्लर्ट करने में बिजी है, तो उसे कबाब में हड्डी बनने का मन नहीं करता। तभी कोई पीछे से लिन को धक्का दे देता है जिससे ऊपर वाले फ्लोर से डायरेक्ट लिन नीचे गिर जाती है नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल की कवर भी उसी वक्त बंद हो जाता है। वो तो भला हो उस पूल का एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट था और अभी तक में जो बाकी के गेस्ट थे जो स्पीड बोट में गए थे घूमने के लिए वो वापस आ चुके थे और उस ट्रांसपेरेंट वॉल वाले रूम में ही बैठकर गप लड़ा रहे थे। वो तो सही वक्त में पूल में कैद लिन को देख लेते हैं और उसे फौरन बाहर निकाल लेते हैं तो लिन बच जाती है, वरना मरती उस दिन। जिसके बाद तो लिन बोलना शुरू कर देती है कि मैं गिरी नहीं थी पूल में, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था और किसी ने जानबूझकर पूल की कवर को एक्टिवेट किया था ताकि मेरी जान निकल जाए, कोई मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहा है। तब उसको याद आता है कि मेरा कोट गायब है। तो क्रू कहती है कि मैम आपका कोट गीला हो गया था इसलिए हमने उसको धुलवाने के लिए भेज दिया। लिन हो जाती है परेशान और तुरंत अपना कोट वॉशिंग मशीन से निकलवा कर चेक करती है। ओह ये क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो और हल्ला हंगामा करने लग जाती है। फिर वो अकेले में बैन को कन्फ्रंट करती है कि मैंने तुम्हें ही हुडी गर्ल के बारे में बताया था। बैन कहता है मैंने ये बात बाकियों को बता दी थी ताकि अगर किसी ने भी उस लड़की को समंदर में फेंका हो तो वो डर जाए और अपना जुर्म कबूल कर ले। दूसरी ओर डैनी तो डर के मारे उसी वक्त स्पीड बोट से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मुझे और किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसना। वो मिस्टर रॉबर्ट के रोकने पर भी नहीं रुकता और तब कुछ गेस्ट डैनी के जाने का गुस्सा लिन पे उतारते हैं कि तुम्हारी वजह से वो गया, जिसपे लिन कहती है कि आप लोगों को डैनी के जाने से माहौल फीका होने की फिक्र हो रही है ना, पर किसी को ये नहीं लग रहा क्या पता डैनी नहीं उस हुडी गर्ल को मारा हो और अब अपनी पोल खुलने के डर से भाग रहा हो। और दोस्तों फिर रात की बात है, लिन को लगता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई तो है, तो वो तुरंत निकलकर उसका पीछा करती है और पीछा करते करते पहुंच जाती है बेसमेंट में जहां उसको दिखती है वही हुडी गर्ल जो कहती कि देखो मैं जिंदा हूँ, तमाशा बंद कर दो। लिन पूछती पर तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया था? तो वो कहती कि तुम समझती क्यों नहीं, वो तुम्हें मार देगा। और इसी बहसबाजी में लिन के हाथों हुडी गर्ल का हुडी उतर जाता है और लिन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हुडी गर्ल तो टकली थी, उसने अभी तक विग लगा के रखा हुआ था और ये हुडी गर्ल कोई और नहीं बल्कि मिस अन थी दोस्तों। देखा
और अब पर्दाफाश होते हुए देखकर अन जोर से लिन को धक्का मार देती है। सर पे चोट लगने की वजह से लिन हो जाती है बेहोश, और जब वो होश में आती है तो देखती है कि अन ने उसको बेसमेंट में लॉक कर दिया है। होश में आने पे लिन काफी चिल्लाती है मदद के लिए, मगर बेसमेंट में लॉक होने की वजह से उसकी आवाज कहीं पहुंचती नहीं, और तब थक हार कर लिन सारी बातें सोचने लग जाती है कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। फिर जब अन आती है तो लिन उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम रियल अन हो ही नहीं, उस रात जरूर रियल अन ही पानी में डूबी और तुम एक बहरूपिया हो जिसने अन की जगह ले ली है, क्योंकि अन ने मुझे अगले दिन मिलने के लिए कहा था, पर तुम्हें वो बात याद ही नहीं थी। साथ ही अन ने मुझे बताया था कि मैंने दवाई लेना बंद कर दिया है, पर तुमने कहा कि दवाई की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर जब डैनी ने लास्ट टाइम के गाने के बारे में पूछा तो वो भी तुम्हें याद नहीं था, जबकि असली वाली लिन को अच्छे से याद था। जिसपे दोस्तों ये फेक अन रोने लग जाती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि वो अन को मार डालेगा। और ये सुनते ही लिन अन की मौत के पीछे की असली वजह समझ जाती है कि जरूर रियल अन को उसके हस्बैंड रॉबर्ट नहीं मारा होगा, क्योंकि अन ने अपनी सारी संपत्ति ऑर्गेनाइजेशंस के नाम करने का जो फैसला कर लिया था। तो फेक अन बताती कि मुझे तो बस रॉबर्ट ने एक दिन के लिए अन बनकर वसीयत पे साइन करने के लिए कहा था। उसके पास एक चेहरा मैच करने का सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से उसने मुझे ढूंढा और फेसबुक पे मैसेज करके लंदन की एक पार्टी में बुलाया। इन सब में जो भी खर्चा आया उसी ने किया और मुझे बेशुमार दौलत देने का वादा किया। मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम थी और मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देना चाहती थी, इसीलिए मान गई। उसने धीरे धीरे पूरी तरह से मुझे अन के रंग रूप में बदल दिया और हम दोनों के फीचर्स पहले से मैच करते थे, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर उस रात रॉबर्ट मुझे अन के बिहेव करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था, तभी रियल अन आ गई और मुझे अपने रूप में देखकर सारा खेल समझ गई। तो उसने रॉबर्ट के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो गुस्से में रॉबर्ट ने भी जोर से धक्का दिया और सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गई। तब रॉबर्ट ने उसको उठाकर समंदर में फेंक दिया। मैं उस वक्त इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैं अन को बचाने की कोशिश नहीं कर पाई और इस बात का मुझे अभी भी बहुत अफसोस है। तो दोस्तों फिर लिन सबसे पहले उस फेक अन का नाम पूछती है तो वो कहती है टीना। अब लिन टीना को समझाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, जो आदमी अपनी वाइफ को मार सकता है वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इतनी आसानी से जाने देगा, क्योंकि तुम उसके बारे में सब जानती हो। तुमने तो उसको खून करते हुए भी देखा है, तुम्हें वो अपने रास्ते से हटा देगा फ्यूचर में, देखना। इसीलिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। इस वक्त टीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे दोस्तों, तो वो चली जाती है बाकियों के पास जहाँ रॉबर्ट खूब आतिशबाजी करवाता है और इसके बाद वो डॉक्टर की मदद से लोगों में ये खबर फैला देता है कि लिन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने केबिन में रेस्ट कर रही है। पर असल में तो रॉबर्ट को पता ही नहीं था कि बीच समंदर में लिन कहीं गायब भी हो सकती है। तो वो डॉक्टर को कहता है कि जैसे वो मिले उसे खत्म करना होगा। इसी वक्त टीना वहाँ पे आ जाती है दोस्तों, जो चुपके से डॉक्टर और रॉबर्ट की बातें सुन लेती है। डॉक्टर का कहना होता है कि अन की बात अलग थी, वो तो वैसे भी मरने वाली थी, तो उसे ड्रग का ओवरडोज देना बड़ी बात नहीं थी, मगर मैं जानबूझकर किसी का खून नहीं कर सकता, जैसा कि तुम लिन के लिए कह रहे हो। तो फिर ये रॉबर्ट का बच्चा दोस्तों एहसान जताने लग जाता है कि डॉक्टर अपना दिन मत भूलो, मैंने तुम्हें जिस दलदल से निकाला ये तुम्हें अच्छे से पता है ना, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम इस तरह से पीछे हट रहे हो। और फिर दोस्तों जब रॉबर्ट सो जाता है ना तो टीना जाती है बेसमेंट में और लिन को सारी बातें बता देती है। लिन के पूछने पर यह भी बताती है कि हम नॉर्वे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, मैं बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, तुम आ जाना। और तब लिन कहती है वसीयत साइन करने से पहले वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नॉर्वे आइलैंड पहुंचने के आधे घंटे पहले ये याच रोक दिया जाता है। ये बहाना बनाकर कि किनारे पे पानी कम है तो आगे हम याच से नहीं स्पीड बोट से जाएंगे, और क्योंकि लिन की तबीयत खराब है इसीलिए डॉक्टर उसके साथ यहीं याच पे रुकेंगे, वो नहीं जाएगी। सारे लोग स्पीड बोट से आइलैंड पे निकल जाते हैं और जब आखिरी बोट जाने वाला होता है जिसमें बैन था, तो बैन अचानक से उतर जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि लिन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ी चल रही है। अभी तक लिन भी बेसमेंट से बाहर आ चुकी थी दोस्तों। वो शिप में मौजूद फोन से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, मगर उससे पहले ही डॉक्टर आ जाता है और वो भी हाथों में एक जहरीला इंजेक्शन लिए हुए। वो उस इंजेक्शन को लिन को इंजेक्ट करना चाहता है। ऊपर से इस याच का कैप्टन भी मिस्टर रॉबर्ट से मिला हुआ था। उस दिन लिन को स्विमिंग पूल में धक्का इसी कैप्टन ने दिया था दोस्तों। इन दोनों से बचने के लिए लिन बड़ी भागती है पर एक कॉरिडोर में फंस जाती है। उसके एक और डॉक्टर था तो दूसरी ओर कैप्टन लिन को दर्द दबोच लेता है और डॉक्टर लिन को इंजेक्शन लगाने आ जाता है और ऐन वक्त पे वहाँ पे आ जाता है बैन और वो इंजेक्शन गलती से उसे लग जाता है और इंजेक्शन लगते ही बुरी तरह से वो तड़पने भी लगता है, पर कुछ ही देर में वो खुद को संभाल लेता है और कहता है तुम भागो, मैं देख लूंगा। लिन को पता था कि वो उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो डायरेक्टली समुद्र में कूद जाती है दोस्तों। अब डॉक्टर और कैप्टन को तो लगता है कि समुद्र में ठंडे पानी से मर जाएगी वो, मगर लिन कैसे भी करके किनारे आ जाती है। हालांकि वो बुरी तरह से कांप भी रही होती है, इसलिए वो पास ही के एक खाले पड़े झोपड़ी में जाती है जहाँ वो आग जलाकर खुद को पहले गर्म करती है। इसके बाद वो जाती है सीधा सिगरेट के पास। रियल अन ने जो स्पीच रेडी की थी वो उन्होंने लाइब्रेरी में एक बुक में रखी थी उस दिन लिन के सामने कि इस पे कल चर्चा करेंगे। उसी स्पीच को लिन अपने साथ लेकर आई है दोस्तों और वो सिगरेट को अन के द्वारा लिखी हुई स्पीच दिखाते हुए सारी बातें बताती है कि कैसे संपत्ति सारा ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने से
रॉबर्ट खुश नहीं था और उसकी काफी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद अन की तरह दिखने वाली टीना को उसने हायर किया और बाकी मेहमानों से छिपाकर केबिन नंबर 10 में रखा और उसे अन की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग भी दी। जब अन ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो रॉबर्ट ने अन को मार दिया और अब वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है फेक टीना के साइन करवाकर, जिसके बाद वो टीना को भी अपने रास्ते से हटा देगा। पर ये सारी बात जानकर सिगरेट बड़ा शॉक होता है। उसका इन बातों पे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। तब लिन कहती है कि मैं साबित कर सकती हूँ कि रॉबर्ट कल्प्रिट है, मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। फिर दोस्तों शाम में जब फंक्शन शुरू होता है, रॉबर्ट काफी भाषणबाजी करते हुए गरीब लोगों के इलाज के लिए फाउंडेशन की शुरुआत करने की अनाउंसमेंट करता है। वो अपनी ओर से भी कुछ अमाउंट डोनेट करने वाला होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, मगर सारी संपत्ति नहीं। हालांकि ये बात उसने खुले में सबसे नहीं बोली होती है, मगर उसका इंटेंशन यही था दोस्तों कि थोड़ा सा ही डोनेट करूंगा और बाकी सब मेरा। वो फिर जैसे ही फेक अन को स्टेज पे बुलाता है स्पीच देने के लिए, तो उसी वक्त लिन स्टेज पे चली आती है और वो रियल अन की स्पीच पढ़कर सुनाने की बात करती है, जिसपे रॉबर्ट सभी से कहता है कि ये लेडी पागल हो गई है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उससे माइक छीन लिया जाए। मगर फेक अन कहती है कि लिन को बोलने दिया जाए। फिर बोर्ड मेंबर्स और उसके गेस्ट्स भी रॉबर्ट से कहते हैं कि हम सभी यहाँ अन के लिए जमा हुए हैं और अगर उसने कुछ लिखा है तो हम जरूर सुनेंगे। तो लिन भी मौके पे चौका मारते हुए दोस्तों वो स्पीच पढ़कर सुनाने लग जाती है, जो कि रॉबर्ट से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसका माइक ऑफ करवा देता है। मगर लिन रुकती नहीं, वो चीख चीख कर पढ़ने लग जाती है और सबको बता देती है कि अन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने फाउंडेशन को डोनेट करना चाहती थी, जिससे रॉबर्ट को आ जाता है गुस्सा और वो कहने लग जाता है कि पागल औरत कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बता रही है। मगर लिन फेक अन से सबके सामने पूछती है, ये स्पीच आपने ही लिखा था ना अन, क्या आप अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहती है ना? तो फेक अन हाँ कह देती है। रॉबर्ट कहने लग जाता है कि दोस्तों मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें ये फंक्शन यहीं पे रोकना होगा। तो अन कह देती नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जिससे रॉबर्ट का दिमाग हो जाता है खराब और वो फेक अन यानी टीना को डांटने लग जाता है कि अपने आप को सच में अन मत समझो समझी, वरना बहुत ही बुरा होगा। और तब लिन भी सबके सामने सवाल कर देती है कि अगर ये अन नहीं है तो कौन है? रॉबर्ट समझ जाता है कि सबके सामने मेरा भांडा फूटने वाला है, इसलिए वो गुस्से में कांच के टुकड़ों को टीना के गले पे लगाकर उसे बंदी बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं होता क्योंकि सिगरेट दूर से स्नाइपर गन से एक बार रॉबर्ट को शूट कर देता है। गोली लगी होती रॉबर्ट के कंधे पर और वो टीना को मारने पीटने लग जाता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पर तभी लिन एक लोहे के रॉड से रॉबर्ट को मार गिराती है। सर पे चोट लगने से इस बार तो रॉबर्ट की कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। टीना बेचारी बच चुकी थी, इसलिए वो लिन को गले लगा लेती है। तभी पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है, सिगरेट ने उनको बुला लिया था। इसके बाद दोस्तों स्टोरी कुछ दिनों के बाद होती है शिफ्ट लिन के ऑफिस में, जहाँ एक न्यू इंटर्न आती है जो लिन से कहती है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी वजह से मैंने इस कंपनी में इंटर्नशिप करने का फैसला किया। इसके बाद हम लिन के आर्टिकल को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मिस अन की मर्जी के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी उसकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी गई है। रॉबर्ट तो मारा जा चुका है, मगर अन को स्लो पॉइजन देने और बैन का खून करने के जुर्म में डॉक्टर मेहता पे केस चल रहा है। वहीं टीना एक वीडियो सेंड करके बताती है, थैंक यू लिन, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी की वजह से मैं आज अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। लिन स्माइल करती है और इसी के साथ दोस्तों हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी कहानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।